नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आप सभी लोगों को संविधान अनुच्छेद 1 से 395 तक आप सभी लोगों को, साथ ही साथ इसमें भाग 22 भाग और 395 अनुच्छेद तक इसका वर्णन अच्छी तरह से मैं करूंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है फ्रेंड्स, भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, ठीक ना। इसमें देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद आएंगे। देखिए पहला अनुच्छेद क्या लिखा है। पहला अनुच्छेद लिखा है, पहले अनुच्छेद के बारे में लिखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम रहेगा और उसका राज्य क्षेत्र, समझ गए। देखिए अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में लिखा है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में होता है, याद रखना। चलिए अनुच्छेद 4 नंबर बताइए। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, याद रखना ये, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा। देखिए भाग संविधान का भाग 2, देखिए अब हम भाग 2 में पढ़ेंगे। देखिए भारत के लिए नागरिकता सम्मति प्रावधानों से संबंधित है। वहीं पे देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये है भाग 2 में आएंगे। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये है आपका अनुच्छेद 5 में आएगा। अनुच्छेद 6 में देखिए, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ये अनुच्छेद 6 में होगा। वहीं अनुच्छेद 7 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 7 की बात करेंगे तो पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है ना। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। वहीं अनुच्छेद 9 की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिखा है कि व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करना, उनका नागरिक नहीं होना। ये रहा आपका अनुच्छेद 9। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा फ्रेंड्स अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, याद रखना। फ्रेंड्स लिखा हुआ अनुच्छेद 11 में देखिए, ध्यान दीजिएगा, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए, याद रखना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका भाग 3। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो याद रखना, इसको अच्छी तरह तैयार करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भाग है, भाग 3 मौलिक अधिकार, जो 12 से अब स्टार्ट होगा, चलेगा आपका। देखिए पहला अनुच्छेद क्या लिखा है, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है परिभाषा, यानी कि अनुच्छेद जो 12 है ना आपका, परिभाषा लिखा गया है। वहीं अनुच्छेद 13 की बात करेंगे ना तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, ये हो गया आपका अनुच्छेद 13। समानता का अधिकार, चलिए समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 14 से 18। देखिए लिखा है कि आर्टिकल 14 जो लिखा है ना, कानून के समझ समानता रखना, ये आर्टिकल जो है आपका 14 में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 लिखा है फ्रेंड्स, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में होगा। आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 की बात करेंगे, अस्पृश्यता का छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है ना। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक है ना। तो 17 में लिखा गया है। चलिए छुआछूत की बात हो गई आपकी, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है। वहीं आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 18 में देखिए उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है अंत करना किसी चीज़ का। चलिए अब बात करेंगे फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, याद रखना। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे फ्रेंड्स, लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, याद रखना। अनुच्छेद 21 देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है ना। और आर्टिकल जो है 21A की बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार आ जाएगा आपका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। चलिए 22 की बात करेंगे। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण।
शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है ना। चलिए अब शोषण के खिलाफ अधिकार हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है आर्टिकल 23 में लिखा है कि मनुष्य के यातायात और बारात श्रम का निषेध, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिकल जो है 24 क्या है, कारखानों आदमी बच्चों के नियोजन पर रोक। चलिए अब आर्टिकल की बात हम करेंगे। आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, 25 से 28 आएगा। देखिए क्या लिखा है, अंतःकरण की और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में आएगा। आर्टिकल 26 की बात करेंगे, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में आएगा। वहीं आर्टिकल 27 की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिखा ना, किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए ना करों के भुगतान की स्वतंत्रता, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 28 देखिए लिखा है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में ना उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता, याद रखना। अब बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना। तो आर्टिकल 29 में देखिए लिखा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। वहीं 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, याद रखना। कुछ कानून की बचत जो है आपका इसमें है। चलिए देखिए आर्टिकल 31 का की बात करेंगे, संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत करना, ठीक है। आर्टिकल 31 बी की बात करेंगे, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। आर्टिकल 31 सी की बात करेंगे ना, कतिपय निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून की बचत। वहीं पे बात करेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात करेंगे तो बात करेंगे, देखिए लिखा है ना, तो संवैधानिक उपचारों की बात करेंगे 32 आपका आ जाएगा। देखिए लिखा है ना, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, आर्टिकल 32 में हो जाएगा। आर्टिकल जो है 33 की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिखा है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति। वहीं आर्टिकल 34 की बात करेंगे, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये सब बातें जो ये सब अनुच्छेद जो ना सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बस आप देखते जाइए इस वीडियो को लाइन बिलाई वन लाइनर के माध्यम से आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। चलिए अब भाग करते हैं टीपीएसपी, इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ठीक है ना। बात करेंगे इसके बारे में, इसे बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं, डीपी शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखा है आर्टिकल 36 से 51 की बात होगा ना, राज्य की परिभाषा जो है ना 36 से 51 के बारे में लिखा गया है। 36 से 51 से अनुच्छेद इसमें लिया गया है आएंगे, जो 36 में लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा। वहीं पे 37 की बात करें, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, ये भी याद रखना, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद सॉरी। देखिए लिखा है 36 से 51 की बात हो गई ना, तो 37 हो गया आपका। अब 38 हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। अनुच्छेद मतलब कुल मिलाजुला के 38 यही कहता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। बात इतना लिखा गया इसमें, फंसे याद रखना। चलिए आर्टिकल 39 क्या कहता है, देखिए राज्य दूसरा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत की बात लिखा गया है। वहीं 39A की बात करेंगे तो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करेंगे। वहीं पे 40 की बात करेंगे, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 41 में क्या लिखा गया है, देखिए कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 की बात करेंगे ना, तो काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान, ठीक है ना। आर्टिकल 43 यानी 43 की बात करेंगे, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 का की बात करेंगे, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए स्टेप बाई स्टेप पढ़ाते चल रहे हैं, बस ध्यान दीजिए। 43B की बात हो रही है, देखिए सहकारी समितियों का संवर्धन।
आर्टिकल 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 45 की बात करेंगे, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में किया गया है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्टिकल 46, देखिए फ्रेंड आर्टिकल 46 लिखा है ना, आर्टिकल आपका जो 46 लिखा है वो कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों मतलब एससी, कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट, ट्राइब कास्ट, अनुसूचित जनजातियों को बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइब कास्ट, ठीक है ना, यहाँ बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। तो अन्य कमज़ोर वर्गों के हित, शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, याद रखना। वहीं आर्टिकल 47 की बात करेंगे तो पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, देखिए लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, देखिए लिखा है ना आर्टिकल 48 में लिखा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। चलिए आर्टिकल 48 का लिखा है, देखिए लिखा है कि पर्यावरण एवं पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों का सुरक्षा। आर्टिकल 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। वहीं आर्टिकल 50 की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए लिखा है नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये आपका आर्टिकल 50 याद रखना। चलिए आर्टिकल 51 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। देखिए लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल जो है 51 में लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो हमारी बहनें देख रही हैं ना वीडियो को, सब्सक्राइब इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी बहनें कहीं भी देख रही होंगी, किसी भी स्थिति में देख रही होंगी, खाना बनाते वक्त देख रही होंगी या कोई काम करते वक्त कोई भी, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भाग 4A, देखिए भाग 4A में लिखा है ना, अब मौलिक कर्तव्य की बात हम करेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि भाग 4A, चलिए आर्टिकल 51A जो है ना, आर्टिकल 51 जो है ए ना मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेंड भाग 5 जो है संघ की बात कर रहा है ना। चलिए संघ के बारे में देखिए, अध्याय कार्यकारी के बारे में लिखा है। देखिए राष्ट्रपति का उपाध्यक्ष की बात हम करेंगे, तो देखिए अब राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष की बात हम करेंगे तो इसमें देखिए आर्टिकल 52 आएगा। आर्टिकल 52 के बारे में भारत के राष्ट्रपति, याद रखना बस आर्टिकल 52 क्या कहता है कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति। वहीं 53 की बात करेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आपका 53 हो जाएगा। आर्टिकल 54 की बात करें राष्ट्रपति का चुनाव किस में होता है, 54 में। और 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 हो जाएगा। 56 है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 57 है ना पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, लिखा है अनुच्छेद 59 और राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 जो ना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 जो ना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। आर्टिकल 62 क्या कहता है, अध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अब आइए देखिए आर्टिकल जो 63 है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 64 में क्या कहा गया, आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना। वहीं पे आप बात करेंगे ना फ्रेंड्स 65 की बात करेंगे। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। चलिए आर्टिकल 66 क्या कहता है, तो 66 कहता है देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव। 66 यही कहेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए देखिए 67 क्या कहता है, आर्टिकल 67 लिखा है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो है 67 में लिखा गया है। चलिए आर्टिकल 68 क्या कहता है, उपाध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का
समय तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। तो याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। चलिए 69 में लिखा गया, आर्टिकल 69 में लिखा गया ना, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। याद रखना। आर्टिकल 71 क्या लिखा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या काम करने की शक्ति। यानी कि आर्टिकल जो 72 ना फ्रेंड्स, इसमें मृत्युदंड आपको दिया गया होता है, जज सुनाई रहता है, जो जज फैसला सुनाता है मृत्युदंड का, उसमें जो राष्ट्रपति चाहेगा ना तो वो आपकी सज़ा को क्या करता है, मृत्युदंड को ख़त्म कर सकता है। मतलब आपकी सज़ा जो दिया गया है उसको निलंबित कर देगा वो। आर्टिकल 73 क्या कहता है, संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। याद रखना। मंत्रिमंडल की बात अब हम करेंगे। क्या मंत्रिमंडल, याद रखना, मंत्रिमंडल जो लिखा ना, मंत्रिमंडल से संबंधित कितने अनुच्छेद आते हैं। देखिए 74 आर्टिकल 74 में लिखा गया है ना कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। बिल्कुल सही बात, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान भी बात सही है, ठीक है ना। चलिए अब भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे, भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे, याद रखना। देखिए लिखा है आर्टिकल 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होगा। सहकारी व्यवसाय का संचालन की बात करेंगे अब। चलिए देखिए लिखा है ना फ्रेंड्स, लिखा है 77 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अब आर्टिकल 78 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखा गया है। अब आ जाइए संसद की बात अब करेंगे। अब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, संसद। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद जो है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 लिखा है संसद का संविधान। आर्टिकल 80 की बात करें राज्यों की परिषद की स्थापना, राज्यों की परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। बस देखते जाइए वीडियो, समझते जाइए, बस यही है। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 संसद के कानूनों की अवधि। आर्टिकल अनुच्छेद जो ना, आर्टिकल जो लिखा है 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। याद रखना। 86 में कहता है, आर्टिकल 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। वहीं पे आर्टिकल अगर आपका देखेंगे अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। संसद के अधिकारी की बात करेंगे अब हम। देखिए लिखा है आर्टिकल 89 देखिए 89 लिखा है 90 यानी कि 89 आपको देखिए राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 90 क्या कहता है उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ें। इसके लिए आर्टिकल 91 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 92 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अगला देखिए आर्टिकल 93 क्या कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 की बात करेंगे। देखिए लिखा उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। और आर्टिकल 96 की बात करेंगे 96 देखिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव की अध्यक्षता नहीं करने के लिए विचाराधीन है। ठीक है ना। चलिए अगला आर्टिकल 97 लिखा गया कि अध्यक्ष और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 98 में लिखा गया ना संसद का सचिवालय। बस इतना याद रखना। अब व्यापार करना के बारे में लिखा गया आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। याद रखना बस। चलिए आर्टिकल 100 नंबर पे आ गए हैं। तो 100 नंबर अनुच्छेद 100 नंबर यही कहता है सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूतियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति। सदस्यों की अयोग्यता।
अनुच्छेद 101 सीटों की छुट्टी। अच्छा, चलिए अनुच्छेद 102 लिखा है सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। चलिए अनुच्छेद 104 की बात करेंगे। अनुच्छेद 104 में लिखा अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए या योग्य नहीं होने पर या अयोग्य होने पर दंड। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ लिखा गया है इसमें। चलिए अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि। ये जो टॉपिक है ना, इसी के बारे में लिखा गया है। 106 की बात है सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया की बात करेंगे। विधायी प्रक्रिया में क्या लिखा गया है कि 107 में लिखा है विधेयकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 108 लिखा है कि कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। याद रखना भाई, वीडियो बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ याद रखना। देखिए आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष, ये पीसीएस में पूछा हुआ है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, ये भी पीसीएस में, दोनों याद रखना। 109 में लिखा गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा, याद रखना, दोनों डिफरेंस है थोड़ा। चलिए आर्टिकल 111 की बात करेंगे विधेयकों पर स्वीकृति, वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। आर्टिकल 112 देखिए विधेयकों की स्वीकृति, ठीक है ना, ये आर्टिकल 111 में होगा। अब टॉपिक है आपके वित्तीय मामलों की प्रक्रिया। लिखा है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया, याद रखना। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, मत खाली आपको देखते जाना है अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद किस में क्या लिखा गया है। बहुत ज़्यादा अगर समझाने की कोशिश कर देंगे, समझाएंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आर्टिकल 116 लेखे या पर ओट, क्रेडिट ओट और असाधारण अनुदान। आर्टिकल 117 सिर्फ 17 में अस्पृश्यता की बात हो जाएगी ना, तो 117 की बात करेंगे। देखिए वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान, प्रक्रिया और आमतौर पर, ठीक है, प्रावधान की बात हो गया। चलिए आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। 119 की बात करेंगे अनुच्छेद। देखिए वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 120 संसद में भाषा का प्रयोग। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 122 न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करना। 122 चलिए अब आ गए ना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ये अध्याय 3 में आता है। चलिए देखिए लिखा है ना अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है ना। अध्याय, अब जाइए, अब देखिए अध्याय 4 की बात करेंगे ना फिर संघ न्यायपालिका की बात करेंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। संघ की न्यायपालिका की बात करेंगे। देखिए लिखा आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124A की बात करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित लेकिन संसद द्वारा निरस्त नहीं। अनुच्छेद 120 आयोग के कार्य, ठीक है ना। अनुच्छेद 124C कानून बनाने की शक्ति। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 124B क्या लिखा है, अनुच्छेद 124B लिखा है ना आयोग के कार्य, याद रखना। अनुच्छेद 124C आपके बारे में देखिए इसमें लिखा गया क्या, कानून बनाने की शक्ति जो ना संसद को है, मतलब कानून बनाने की संसद को शक्ति है, याद रखना। ये 124C में। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में लिखा गया है, वेतन भत्ते। देखिए आर्टिकल 126 के बारे में ना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखना फ्रेंड, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 देखिए लिखा है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। आर्टिकल 131 की बात करेंगे ना, देखिए उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल अनुच्छेद देखिए लिखा है 131 निरस्त कर दिया गया है। चलिए आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील लिए जो है ना अधिकारिता है, याद रखना।
आर्टिकल 133 दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अपीलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 134 लिखा ना, आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, याद रखना। देखिए अगला आर्टिकल 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 136 देखिए लिखा है ना, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, याद रखना। देखिए आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। आर्टिकल 139 कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना। चलिए आर्टिकल 139A कतिपय मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिखा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। आर्टिकल 142 लिखा है उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का परिवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। आर्टिकल 143 लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। लिखा है आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 146 अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चे, याद रखना। आर्टिकल 147 व्याख्या। अब हम बात करेंगे भाग 5 की, अध्याय 5 की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, याद रखना। यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार उठाया है। तो आर्टिकल 148 में पूछता है एग्जाम में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में, तो आप लगा के आना आर्टिकल 148। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आर्टिकल है 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अब आर्टिकल 150 की बात करेंगे ना, संघ और राज्यों के खातों के प्रपत्र। आर्टिकल 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। देखिए भाग 6 की बात करेंगे तो भाग 6 में जो है ना राज्य के बारे में लिखा गया है। तो आर्टिकल 152 की बात करेंगे ना, भाग 6 में राज्य के बारे में लिखा गया है। तो आर्टिकल इसमें 152 आएगा, जो लिखा गया है राज्य की परिभाषा, याद रखना। राज्य की परिभाषा आपकी 152 में है। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 153 के बारे में है, राज्यों का राज्यपाल कौन है। राज्यों का राज्यपाल के बारे में जो लिखा गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154 की बात करेंगे फ्रेंड, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, याद रखना, लिखा गया। इस बार क्वेश्चन पूछा था। चलिए 156 आर्टिकल 156 जो है ना वो राज्यपाल का कार्यकाल की बात है। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। चलिए देखिए अगला है आर्टिकल 160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 100 जो है ना 61, तो आर्टिकल 161 जो कहता है राज्यपाल की क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति 161 की बात हो रहा है। वहीं पे 72 की बात हम करेंगे। 72 तो राष्ट्रपति की बात, प्रेसिडेंट की बात आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें यही चीज़ लिखा गया है। चलिए 162 की बात करेंगे तो राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा 162 है। अब आइए मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे ना। देखिए मंत्रिमंडल से अनुच्छेद 163 निकल के आ रहा है। तो मंत्रिपरिषद जो ना राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, याद रखना। आर्टिकल 164 मंत्रियों के संबंध में ना अन्य प्रावधान, याद रखना। ये भी राज्यों के लिए महाधिवक्ता की बात अब हम करेंगे। चलिए तो राज्यों के लिए महाधिवक्ता टॉपिक है। इसमें लिखा गया है कि 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता सरकारी व्यवसाय का संचालन की बात हम करेंगे। तो 166 जो लिखा ना 166, तो किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अब आर्टिकल 167 की बात करेंगे ना, राज्यपाल आदि को सूचना उपबंध कराने के संबंध में
जो है ना, ये आपका जो हो जाएगा मुख्यमंत्री की कर्तव्य की बात किया गया है। अब देखिए अध्याय, अगला अध्याय में लिखा गया है कि आपका ना ये राज्य विधानमंडल अध्याय था, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के बारे में आइए देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि 168 राज्यों में विधानमंडलों का प्रावधान, ठीक है ना। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, याद रखना। आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए ना योग्यता की बात हो गई है, ठीक है। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 राज्यपाल को सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार, याद रखना। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। 177 की बात करेंगे सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य विधानमंडल के अधिकारी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 178 राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 की बात करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर अवकाश और त्यागपत्र देना और पद से हटाना, ये भी बात सही है। अब अनुच्छेद 180 की बात करेंगे। देखिए लिखा है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 की बात करेंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वहीं पे अनुच्छेद 182 की बात करेंगे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात हम करेंगे। अनुच्छेद 183 की बात करेंगे अध्यक्ष और उपसभापति का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 144 की बात करेंगे उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, ये भी बात याद रखना, ठीक ना। देखिए अगला अनुच्छेद 185 अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसभापति सभापति की बात होगी, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, याद रखना। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अब व्यापार करने से संबंधित क्या बात है। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। बस आर्टिकल के बारे में जो आर्टिकल है उसके सामने जो लिखा है उसको याद रखना। आर्टिकल 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की अयोग्यता। देखिए आर्टिकल 190 सीटों की छुट्टी। आर्टिकल 191 सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। आर्टिकल 192 सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय। आर्टिकल 193 देखिए लिखा है अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए या अर्ह न होने पर या अयोग्य ठहराए जाने पर शास्ति, लिखा है शास्ति, ठीक है। राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में देखिए लिखा है अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 196 विधेयकों को पुनर्स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 197 धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन, ठीक है ना। आर्टिकल 200 की बात अब हम करेंगे। देखिए लिखा है विधेयकों की स्वीकृति। आर्टिकल 201 लिखा ना फ्रेंड विधेयक विचार के लिए सुरक्षित। आर्टिकल अब हम 202 की बात करेंगे वित्तीय मामलों की प्रक्रिया की बात करेंगे। देखिए 202 में लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 203 अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 की बात करेंगे। तो 204 के बाद विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अनुदान। आर्टिकल 206 लेखें पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान। आर्टिकल 207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान प्रक्रिया आमतौर पर देखेंगे। तो 208 में प्रक्रिया के नियम है। 209 में वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून आदि विनियमन। आर्टिकल 210 में लिखा है विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 211 में देखिए लिखा है विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 212 में न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों की जाँच न करना। अब आइए अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में देखिए लिखा है
213 में लिखा है कि विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। देखिए आर्टिकल भाग 5 की बात करेंगे, भाग 5 नहीं होगा, ये अध्याय 5 हो रहा है। क्या अध्याय 5, अध्याय भाग में अंतर होता है। अध्याय 5 की बात हो रहा है कि राज्यों में उच्च न्यायालय की बात हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में देखिए अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे। 216 में न्यायालय उच्च न्यायालयों का संविधान। 217 की बात करेंगे ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालयों में लागू करना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 की बात करेंगे दोस्त, देखिए 220 में लिखा है ना फ्रेंड्स, लिखा है कि अस्थायी न्यायाधीश होने के बावजूद अभ्यासगत प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 की बात करेंगे न्यायाधीशों के वेतन और आदि। अनुच्छेद 222 की बात करेंगे तो न्यायाधीश का वेतन उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि देखिए एक अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद तक पूरा अच्छी तरह से मैं आप सभी लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना पूरा 1-2 बार देख लीजिएगा और जाइए एग्जाम में ना पूरा जान लीजिए, पूरा क्वेश्चन सही होके आएगा आपका। इसमें जो ना लिखा है ना, देखिए अनुच्छेद 223 लिखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन है, देखिए अगले, अब मैं तो क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ ज़्यादातर, मैं तो बस वही ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, उसका बस एनालिसिस कर देता हूँ फ्रेंड्स। आज तो मैं जो है थोड़ा इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ ना थ्योरी टाइप, तो थोड़ा मुख से निकल जाए उसके लिए सॉरी। देखिए 224 जो है ना अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 226 निरसित की बात हो गई है। चलिए 227 की बात करेंगे उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों के न्यायाधीशण की शक्ति, बस याद रखना। अनुच्छेद 228 कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 फिर 228 एक की बात कर निरस्त कर दिया गया, कैंसिल, बस। अनुच्छेद 229 अधिकारी और सेवक और उच्च न्यायालय के खर्चे सब बायोडाटा एकदम लिख दिया गया है। चलिए 230 की बात करेंगे, आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार, ठीक ना। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए भाग 4 की, फिर वही बोल दिया, भाग 4 नहीं अध्याय 6 की बात होगा। अध्याय 6 जो लिखा है देखिए ना, अधीनस्थ न्यायालय की बात हो रही है। किस चीज़ की? अधीनस्थ न्यायालय की बात हो रही है।